एक ओर्स्टेड बोल के फिजिक्स था, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का। ओर्स्टेड ओर्स्टेड रिसर्च वर्क चल रहा था, और उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी पे रिसर्च चल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट पे सब काम कर रहा था, एसी करंट, डीसी करंट। ये खाली इतना ही सबके पास नॉलेज था कि मैग्नेट मतलब एक मैग्नेट होता है, कोई डिवाइस जैसा। वो क्या करता है, वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, और मैग्नेटिक कंपाउंड, मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब चीज़। समझ आ गया? अब क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास अब तक बन चुका था। मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है? तो कंपास, मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता था डायरेक्शन पता करने के लिए, कुछ ऐसा होता था। और यहाँ पे इस तरह से कुछ हिंज किया रहता था, और इसमें एक निडल रहता था। निडल, इसको निडल बोलते थे, निडल जैसा नहीं दिखता होगा। और एक तरफ ना रेड पेंट रहता था, ऐसे इधर रेड कलर का पेंट रहेगा, ये ब्लैक कर दिए हम, बट ये कौन सा पेंट रहता था? रेड। जिधर रेड पॉइंट करता था उसी डायरेक्शन को क्या माना जाता था? नॉर्थ। डायरेक्शन सबको पता है। इधर क्या होता था, इस तरफ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक। तो रेड कलर का पेंटेड वाला पार्ट, ये वाला जो निडल है, यही मैग्नेट का बना हुआ होता था। ये पूरा का जो पूरा क्या जो चीज़ है वो क्या है? एक तरह का मैग्नेट ही है, बहुत छोटा मैग्नेट, हल्का मैग्नेट। ठीक है। तो क्या होता था कि जिधर नॉर्थ प्लेस करेगा, इधर नॉर्थ प्लेस करेगा, उधर ये अर्थ का क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो हम लोग जा सकते हैं कि अच्छा इधर नॉर्थ है। सब साइंटिस्ट लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग मैग्नेट के बारे में सब जान चुके हैं। मैग्नेट एक तरह का डिवाइस होता है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। वो ऐसा ऐसा काम करता है, कैसा कैसा, कि वो क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, उसके पास ही वो प्रॉपर्टी होता है और किसी के पास नहीं होता। तो यहाँ पे उसका जो टेबल है, इस पर वो रिसर्च कर रहा था, उसमें एक कंपास भी पड़ा हुआ था, मैग्नेट वगैरह, कंपास वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, कचड़ा किया हुआ पूरा एकदम, खुद भी कचड़ा जैसा रहता है और आसपास में भी, तो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, सर्किट था एक छोटा सा, उसमें बल्ब को जलाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बैटरी वैटरी लगा हुआ था, इधर स्विच भी था, और वो कुछ स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा था। जब अचानक से उसका ध्यान गया ना कि उसके बगल में जो कंपास रखा हुआ है वो हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट किया, हिला, ऐसा उसको फील हुआ। फिर लगा मन का भ्रम होगा, बहुत दिन से सोए नहीं है। तो फिर से वो क्या किया, अपना काम पे लग गया। फिर ऐसा बहुत 1-2 दिन बाद वो फिर से वही चीज़ देखा फिर से कि अरे फिर से डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा हमको लगा। तो फिर वो क्या किया ना, उसको लगा आसपास में कहीं मैग्नेट होगा। तो वो क्या किया, फिर रूम को साफ करा, मतलब अपना टेबल को साफ किया, सब कुछ हटाया वटाया, देखा कि आसपास में कहीं मैग्नेट तो नहीं रखा। खाली वो देख लिया, साफ सुथरा कर लिया, और कंपास को अपने पास ही रखा, ये देखने के लिए कि मेरा भ्रम हो रहा है कि सही में कंपास हिल रहा है। ठीक है, कंपास को रखा। फिर वो इसको कंपास को इग्नोर किया, अपना काम पे लगा, बट देखा ये फिर से क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या? तो इस बार उसको देखा कि हिला, तो देखा कि हम स्विच ऑन किया ना तब हिल रहा है, तो वो स्विच ऑफ किया, तब भी एक बार ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। समझ आ रहा है? तो ऐसे स्विच ऑन किया, फिर से डिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर स्विच ऑफ किया, फिर से डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा होगा? जब स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर रहे हैं तभी ऐसा चीज़ हो रहा है कुछ। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसको पता चला कि अच्छा, जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो इससे क्या दौड़ रहा है? करंट। जब करंट दौड़ रहा है तभी ऐसे डिफ्लेक्ट होकर रह जा रहा है। ठीक है, कोई भी एक तरफ, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। जब स्विच ऑफ कर दे रहे हैं तो वापस अपने जगह में नॉर्मल आ जा रहा है। तो मान के चलो इधर है नॉर्थ, ऐसा ये है, मान के चलो नॉर्थ, हम ये टाइट बना दिए, सॉरी थोड़ा सा रिलैक्स करना इस चैप्टर में। ठीक है, इधर है नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ ही इधर है, तो ऑब्वियसली ऐसे ही रहेगा, अपना रिलैक्स मोड में। ये जैसे ही स्विच ऑन कर रहा है, ये दोनों में से कोई एक काम कर रहा है, मान के चलो, हम लोग मान लेते हैं अपना राइट में आ जा रहा है, ऐसा डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। अगर ये डिफ्लेक्ट इधर कर रहा है नॉर्थ वाला, इधर मतलब इधर क्या क्रिएट हो रहा होगा, कुछ साउथ जैसा। ठीक है, और जब स्विच ऑफ कर रहा है तो कहाँ चला जा रहा है? वापस जहाँ पे था, नॉर्थ के डायरेक्शन में, यहाँ तक। ठीक है, तो उसको क्या लगा, इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी बहता है तो उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब भी कोई तार से बहता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर से जब करंट बहने लगता है, तो उसमें कुछ ऐसा हो जाता है, उसके अंदर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है कि थोड़ा देर के लिए, जब तक करंट बह रहा है तब तक वो कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेट जैसा। इसका मतलब मैग्नेट में भी कुछ अच्छा एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो अभी थोड़ा देर के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर में भी आ चुका है। मतलब मैग्नेट खुद वो अट्रैक्ट या रिपल वाला काम नहीं करता। मैग्नेट के पास कुछ एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में भी होगा। इस वजह से दोनों सेम काम कर रहा है थोड़ी देर के लिए भी। तो वो प्रॉपर्टी का नाम ही मिला, बाद में क्या बोला कि वो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है वो? मतलब मैग्नेट खुद जिम्मेवार नहीं है किसी को अट्रैक्ट या रिपल करने में, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, उसके चारों तरफ एक ऑरा होता है। समझ में आ रहा है? वाइब, वो वाइब है उसके चारों तरफ। उस वाइब के वजह से ही वो किसी को अट्रैक्ट या रिपल करने लगता है। जो वाइब एक्चुअली में दिखता नहीं है, जो ऑरा आसपास में दिखता नहीं है, इमेजिनरी लाइन्स है, जिसको वो नाम क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है क्या? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अलग है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स है, बट एक फील्ड होता है आसपास में, और एक एरिया होता है, एरिया। समझ आ रहा है? फील्ड होता है, समझ में आ रहा है? उसका नाम मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो इसका मतलब अगर एक छोटा सा मैग्नेट कहीं रखा हुआ है तो उसके आसपास में कुछ एक पूरा वॉल्यूम में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिया में, पूरे वॉल्यूम में आसपास में क्या होगा? एक फील्ड होगा। तो जब एक करंट बह रहा है किसी कंडक्टर से, तार से,
तार से। तो एक तार के आसपास में कुछ नहीं है, जब करंट बहने लगता है तब उसके पास भी क्या आ जाता है, वही वाला फील्ड जो इसके पास था, एक बार के पास, बार मैग्नेट, एक और बार, ये जो बार मैग्नेट था इसके पास हमेशा आसपास में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा वो लॉ दिया इसमें एक्सपेरिमेंट के बाद कि अगर एक बार मैग्नेट हम ले लें, ऐसा एक बार मैग्नेट हम ले लें नॉर्थ साउथ वाला, तो इसके पास हमेशा क्या रहता है, आसपास में एक ऑरा रहता है या एरिया रहता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके दायरे में कोई अगर दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल घुसता है तो ही वो अट्रैक्ट या रिपल होता है, ठीक है। बट यही ऑरा जो इस बार मैग्नेट में हमेशा होता है, वही सेम चीज करंट कैरिंग कंडक्टर में सिर्फ करंट बहते टाइम हो जाता है कुछ, जिसके वजह से ये थोड़ा, हाँ नहीं पूरे पार्ट में, पूरे तार में होगा। इतना पता चल गया कि इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अब पता करना तो उसका पैटर्न क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका पैटर्न पता चला कि इसमें पैटर्न क्या रहेगा, और इसमें इसमें पैटर्न पता था ऑलरेडी, इसमें हम लोग देखेंगे। इसका पैटर्न पता किया गया, फिर उसका डायरेक्शन पता किया गया, डायरेक्शन पता करने के बाद उसका प्रॉपर्टीज बहुत सारा चीज डिस्कस किया गया। तो सारा चीज़ का शुरुआत मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, ये सारा चीज़ शुरुआत किस एक्सपेरिमेंट से हुआ है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि कंक्लूजन मतलब ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड experiment concluded that it is not the magnet, but its property called magnetic field, which is responsible फॉर अट्रैक्टिंग, हमको सुनाई दे रहा है, अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग अनदर मैग्नेट। ये बात समझ में आ गया? क्या वही बात बोले जो बताया अभी कि वो मैग्नेट खुद नहीं है जो अट्रैक्ट रिपेल करता है, उसके अंदर का एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, वो रिस्पॉन्सिबल है। बस इतना इसका कंक्लूजन था। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन लिखते हैं, इसके बाद इसको लिखो पहले फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि दूसरा चीज़ क्या पता चला उसको कि द करंट कैरिंग कंडक्टर also have these magnetic field which is या फिर which can deflect a magnetic compass। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एक आसपास का एरिया है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसी और मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल करने में, तो खाली वही लिखेंगे, इट इज एन एरिया और फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक एरिया या फील्ड होता है किसी मैग्नेट के अराउंड या तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसी को अट्रैक्ट या रिपल करने में। किसको? या तो किसी मैग्नेट को या तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल को। हम लोग क्या जानना वो देखो कि बार मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है कुछ इस तरह से होता है। नॉर्थ से सारा चीज क्या हो रहा है, निकल रहा है, और साउथ में क्या हो जा रहा है, घुस जा रहा है इस तरह से। ये कहाँ हो रहा है? ये बाहर हो रहा है मैग्नेट के। अंदर में क्या होगा? अंदर में कुछ ऐसा होगा, सारा पैरेलल लाइंस रहेगा और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा ये। मतलब बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर में क्या है, साउथ टू नॉर्थ। दिख रहा है? अंदर में जितना भी लाइंस दिख रहा है वो सारा एक दूसरे से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और ऊपर में जितना भी लाइंस दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए, लूप होना चाहिए, मतलब इस तरह का लूप बनेगा, कंप्लीट होगा। ये जो नहीं बना है ये एक्चुअली बना है, इस तरह से दिखाता है बस खाली, इसको बना लो। तो ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है वो लिखते हैं अभी। बताओ क्या होता है? एक तरह का इमेजिनरी लाइंस होता है, हाँ, इमेजिनरी एक लाइन से जो डायरेक्शन भी शो करता है साथ में। मैग्नेटिक फील्ड खाली क्या दिखाता है, पैटर्न, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दिखाता है, पैटर्न के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which shows the direction and pattern of magnetic field,
डायरेक्शन एंड पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सुन लो, बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि जितना भी डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, वो उस पॉइंट में किसी कंपास का नॉर्थ दिख रहा है, बस समझो कैसे हुआ था। जैसे मान के चलो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ था पहले, कोई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, हमको पता करना है कि भाई इस पॉइंट में डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, एक कंपास रख देंगे। कंपास का नॉर्थ देखेंगे किधर से पॉइंट कर रहा है, तो देखा कंपास का नॉर्थ किधर पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। जब कंपास को यहाँ रखा गया तो कंपास इस पॉइंट पे पता करने के लिए, तो कंपास का नॉर्थ किधर किया, इस तरफ। यहाँ रखेंगे तो कंपास का नॉर्थ ऐसे किया, यहाँ रखेंगे तो ऐसे किया, यहाँ रखेंगे तो ऐसे किया, यहाँ रखेंगे तो ऐसे किया। मतलब हर एक पॉइंट का क्या दिखा, ऐसा टेंजेंट 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 बन रहा है। तो इसी टेंजेंट वाले पॉइंट को हम लोग मिला दिए, तो हम लोग को क्या मिल गया, एक पैटर्न भी मिल गया, साथ में डायरेक्शन भी मिल गया। मतलब डायरेक्शन जिधर पॉइंट कर रहा है, किसी भी पॉइंट में अगर कोई पूछे कि बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ इस पॉइंट में डायरेक्शन क्या है, तो बोलेंगे टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। क्या होगा, टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। अगर ये किसी को अट्रैक्ट करने वाला होगा, यहाँ पे रखा होगा, तो उस पर किधर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट पड़ रहा है, उस तरफ, टेंजेंशियल। यहाँ पे कैसे पड़ रहा है, इस जगह पे, इस तरफ। यहाँ पे कैसे पड़ रहा है, इस तरफ। तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है तो तुरंत खींच लेगा। समझ आ रहा है क्या? तो हम लोग क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि पता कैसे चला, बाई डायरेक्शन, ऐसे मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, ये अंदर वाला ना, अंदर वाला तो ऐसे देखा कि एक क्लोज लूप है ना, तो अगर क्लोज लूप होगा तो ऐसे निकल रहा होगा, तो अंदर से ही आ रहा होगा, इसलिए सारा सिंपल ऐसे। और फिर ये कैसे पता चला, ये समझ में आ गया डायरेक्शन अंदर कैसे हुआ, कि अगर इधर बाहर से ऐसे जा रहा होगा तो अंदर में ऐसे ही आ रहा होगा, क्योंकि ये तो एक लूप बना रहा है। बट ये कैसे पता चला होगा कि सारा लाइन्स पैरेलल ही होगा, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये देखा गया कि जितना भी लाइन्स बन रहा है एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है बाहर। वो बताएंगे क्यों, तुम लोग को पढ़े भी होगे कि स्कूल में बोला होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद आ रहा है कुछ ऐसा स्कूल में? नहीं, ये आएगा ही एग्जाम में कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता, उसका हम तो ये तो वो अदर वे राउंड हो गया। लाइंस पैरेलल क्यों है, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता, पैरेलल है, वो नहीं है, इसका एक प्रॉपर रीज़न है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। ये लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता, उसका रीज़न हम लोग जानेंगे। अगर बाहर नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली अंदर भी नहीं करेगा। बाहर क्यों नहीं करता उसके बारे में बात करते हैं। अभी ये लिखते हैं पहले, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास ऑफ मैग्नेटिक कंपास एट दैट पॉइंट विच इज ऑलवेज कैसा, tangential, which is always tangential to that point, tangential at that which is at that time which is always tangential। देखो अभी सही है। पहला प्रॉपर्टी फास्ट बोलना है क्या? तो पहला प्रॉपर्टी ये लिखना है कि नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल से सब लोग घुसता है आउटसाइड में ऑफ द मैग्नेट, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट क्या होता है, साउथ से निकलता है, नॉर्थ में घुसता है। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं साथ में, पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, हाँ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। नंबर दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो जानते हो वही लिखो ना। हाँ ऐसा है क्या, आर फ्रॉम साउथ। तुम लोग दोपहर को सोए हो क्या? इसीलिए इनसाइड द मैग्नेट। from south to north अनाउंसमेंट कर रहे हो क्या? दिल्ली मेट्रो जैसा साउंड किया तुमने, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका माथा दर्द और बढ़ जाएगा, तुम लोग बढ़ा रहे हो। इतना गंदा गंदा जोक सुन के ना। नंबर 5th पॉइंट,
ये पॉइंट का वाई आएगा, ठीक है, कभी कभार इसका वाई आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। ये प्रॉपर्टी जब पूछेगा तब इसका कारण नहीं लिखना है, क्यों नहीं करता। जब कारण पूछेगा तो पूरा ऐसा इन्वर्ट कॉमा में दे देगा, बोलेगा एक्सप्लेन या फिर वाई। हाँ अच्छा, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ हमको एक्सप्लेन करना है, फिफ्थ करना है, सिक्स भी करना है। चलो डन। 5 नंबर का अगर आता है तो 5 पॉइंट तुम लिख सकते हो। चलो सुनो, ये फिफ्थ पॉइंट सुनो। फिफ्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना डेंसर होगा, डेंसर मतलब पता है भीड़ ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, जहाँ पे जिस जगह में, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पे ज्यादा क्राउडेड होगा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, ताकत होगा किसी को खींचने का या रिपेल करने का, वो ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे इस जगह में देखो, ये पॉइंट को सर्कल कर रहे हैं और यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, दोनों सर्कल किए। कहाँ पे भीड़ ज्यादा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? इस जगह में बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्राउडेड प्लेस है पूरा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर में है मतलब। तो अगर यहाँ पे एक छोटू सा मैग्नेट रखा जाए और यहाँ पे भी एक छोटू सा मैग्नेट रखा जाए, तो कौन सा मैग्नेट जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ क्या है, किस चीज का भीड़? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भीड़। समझ आ गया? ये वो समझ में आ रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। इसमें समझने वाला कोई बात एक्स्ट्रा नहीं है। जब इसका वाई पे आएंगे क्यों, वो समझने वाला है। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया जितना लिखा हुआ है? ठीक है, अभी इसका वाई पे आते हैं। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट ईच अदर, वाई। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहला वाला, और एक और ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरा वाला। हाँ, एजम्पशन कर लेते हैं, ये पॉइंट वो है। हम लोग मान ले थोड़ी देर के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट किया है आपस में, जैसे √2 वाला करते थे। √2 इरेशनल है, मान लेते हैं रैशनल है, वैसा ही सेम, फिर गलत साबित करके फिर प्रूव कर देते थे, वैसे ही करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है कभी, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लिए क्या कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर कंपास रखेंगे, बताना, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर कंपास रखेंगे तो इसका नॉर्थ किधर पॉइंट करेगा? ऐसे करेगा, टेंजेंशियल। थोड़ी देर पहले ही जाने हम लोग कि कंपास में अगर किसी भी पॉइंट में डायरेक्शन पता करना होता है तो उस पॉइंट में नॉर्थ टेंजेंशियल देता है, डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। मतलब कंपास रखेंगे तो कंपास का निडल ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो कंपास का निडल ऐसे हो जाएगा। बट देयर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज टू लाइंस। वो पॉइंट कौन सा है? ओ। तो जब ओ पे कंपास रखेंगे तो कंपास का निडल कैसे फाड़ के एक उधर चला जाएगा? जाएगा क्या? एक थोड़ा सा इधर चला गया और आधा पोर्शन इधर चला गया, क्या ये पॉसिबल है? तो क्या ये ऐसा होगा कभी इधर कभी इधर? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल है? बट इसके हिसाब से तो इधर का ऐसे होना चाहिए और उधर का वैसे होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं हो सकता तो इंटरसेक्ट कैसे हो सकता है? समझ आ रहा है क्या? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect each other, then there will be a point, there will be a common point of intersection, there will be a common point of intersection. There will be two directions. This is actually possible, not possible. There is no line. हम लोग पढ़ चुके थे कि बार मैग्नेट में पैटर्न क्या होता है और बार मैग्नेट में डायरेक्शन क्या होता है, सब कुछ पता चल चुका था। अब सेम पैटर्न सेम चीज हम लोग पता करने वाले हैं किसमें? एक करंट कैरिंग कंडक्टर में पता करने वाले हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था ये वाला। एक हम लोग कार्डबोर्ड लेंगे, उससे एक तार पास कराएंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है प्लस माइनस, ठीक है। फिर से यहाँ पे आयरन फिलिंग्स डाल देंगे बहुत सारा। कौन सा? ये कार्डबोर्ड है। पिछले बार भी कार्डबोर्ड लिए थे ना, इस बार भी कार्डबोर्ड ले रहे हैं, कार्डबोर्ड। और ये सब क्या है? आयरन फिलिंग्स। ये सेल है ही पता है, इधर स्विच है, इधर है। तो करंट किधर से बहेगा? ऐसे बहेगा करंट कुछ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर से इसमें टैप किया गया करंट ऑन करने के बाद, तो कैसा पैटर्न दिख रहा था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा पैटर्न बन रहा था, मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स। इसको बना लो। देखो अब डायरेक्शन अगर हम लोग को पता करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सी क्यूब करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। डायरेक्शन अगर पता करना है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, डायरेक्शन अगर पता करना होगा तो सर्कुलर लूप ही ऐसा कुछ, बट डायरेक्शन पता करना है तो हम लोग के पास ऐसा ओल्ड स्कूल तरीका क्या है, कंपास लो और हर एक जगह पे रखो और देखो नॉर्थ का डायरेक्शन क्या आ रहा है। अगर नॉर्थ का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, इस तरह से, एक बार इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो समझ जाना है कि कैसे आ रहा है, ऐसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, नॉट नहीं बोलो, क्लॉकवाइज आ रहा है। और अगर कुछ ऐसे ऐसे आता तो एंटी क्लॉकवाइज। बट बार बार कंपास लेके तो बैठेंगे नहीं हम लोग डायरेक्शन पता करने के लिए, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया। समझ में आ रहा है? कौन सा रूल? उसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल।
हाँ, राइट हैंड थंब रूल। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए राइट हैंड में थंब होना चाहिए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम लोग, हाँ चलो चुप रहो, राइट हैंड हम लोग लेंगे अपना। राइट हैंड किधर है मेरा? तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो ये मार्कर ही करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये ऊपर की ओर करंट बह रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस कंडक्टर को जिसमें बिजली दौड़ रहा है उसको राइट हैंड से पकड़ लेंगे, ठीक है। इमेजिनरी पकड़ लिए और हम लोग का थंब कुछ इस तरह से पकड़ेंगे कि हम लोग का थंब किधर पॉइंट करना चाहिए, किधर करंट बह रहा है उधर। मान लो करंट ऊपर बह रहा है तो ऐसे पकड़ेंगे, करंट नीचे बह रहा है तो कैसे पकड़ेंगे, ऐसे। अगर इस तरह से वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, करंट ऊपर से नीचे बह रहा है कि नीचे से ऊपर, वो गिवन रहेगा। तो जो भी गिवन रहेगा, अगर ऐसे करंट बह रहा है नीचे की ओर, इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा ताकि थंब नीचे की ओर पॉइंट करे, और अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर पॉइंट कराना है। कराने के बाद जो बाकी का फिंगर्स रहेगा उसको कर्ल कराना है। तो जिधर कर्ल करेगा फिंगर्स, कर्ल किधर कर रहा है, इस तरफ, तो यही वाला डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। किधर से किधर मत बोलो, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोलो। ये क्या है, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज? सही से देखो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये समझ आ रहा है। और ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, दिख रहा है? हाँ सही बात है, क्लॉक पता है सबको, ठीक है। क्लॉकवाइज हो रहा है ये वाला, और ये वाला क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन समझ में आ गया कैसे पता करते हैं? अगर ऊपर बह रहा है तो ये कैसा हो जाएगा बताना फिर से। हम लोग ऐसे पकड़े, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ ऐसे, 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 ठीक है। और अगर करंट का डायरेक्शन बदल दे, मतलब नीचे की ओर कर दे, तो सेम पैटर्न रहेगा, पैटर्न तो सेम रहेगा बट क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। समझ में आ गया? इसको, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला है क्लॉकवाइज। इतना समझ में आ गया ना? तो अभी हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। दैट इफ वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन वी विल, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। फ्रॉम, ऐसे बोलेगा कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से कुछ बोलेगा, ठीक है। और एक पॉइंट दे देगा कि पॉइंट ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ दैट कंडक्टर, पॉइंट ए। तो बोलेगा कि पॉइंट ए में, सिर्फ पॉइंट ए में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। समझ आ रहा है क्या बोलना है क्वेश्चन? तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, सेम टू सेम ऐसे पकड़ लेंगे, और जो पॉइंट में ही बोला है, जो पॉइंट में बोला है, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, उसको ऐसे करके टपली मारना है, हल्का सा टच करना है बस। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, उसको हल्का सा टच करेंगे तो किधर जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा ना, मतलब टेंजेंशियल होगा उस पॉइंट का। तो ये उसमें ये मत बोल देना कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एकदम नहीं। अगर कोई पॉइंट का पूछ रहा है तो उस पॉइंट में क्या मारना है, ऐसे करके टपली मारना है, और टपली मारने से वो हल्का से बॉल कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा वो सोचना है, ठीक है। तो इसको पकड़े ऐसे, ए को मारे हल्का सा, ए किधर गया, अंदर घुसेगा, तो हम लोग बोल देंगे ए का फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इन। फिर अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले हम कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं बोलना है, टेंजेंशियल डायरेक्शन बताना है, ठीक है। और अगर यहाँ बी में रहता है, एक पॉइंट बोल देता है कि बी में, बी का भी डायरेक्शन बताइए, तो बी का पकड़ते तो ऐसे ही, और ऐसे करके अंदर घुसा के फिर बी को ऐसे मारते, अंदर से। ऐसे तो नहीं मार सकते ना, वैसे अंदर घुसा कैसे मारना होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि मान के चलो ये मेरा कंडक्टर है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, इसको कैसे मारना होगा, ऐसे मारना होगा, और एक पॉइंट बी है तो उसको कैसे मारना होगा, ऐसे मारना होगा। तो वो किधर निकलेगा, बाहर की ओर। तो बी का फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए का डायरेक्शन हो जाएगा इनसाइड, और बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटसाइड। हाँ बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। ये सॉल्यूशन है, सॉरी ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। क्या है, एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि तुम लोग की तरफ ऐसे करके कि ये आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरह से, और तुम्हारे राइट में, तुम्हारा राइट किधर हो रहा है तुम लोग का, इधर राइट हो रहा है ना, हाथ क्यों उठा रहे हो, क्या बोलना है? तो इधर राइट में कोई पॉइंट अगर है तो उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स बोर्ड, हम लोग के बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ बता रहे, सब ऑप्शन दे रहे हैं। टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स गेट बोल देते हैं, टुवर्ड्स गेट। नंबर सी टुवर्ड्स सीलिंग, और नंबर डी टुवर्ड्स फ्लोर। ये 4 है, चलो सी होगा। देखो करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, करंट का जो भी डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, दोनों सेम होता है कि ऑपोजिट होता है, ये पता है ना। इलेक्ट्रॉन जिधर भी बहता है उसके ऑपोजिट तरफ हम लोग कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लेते हैं, ये पता है कि नहीं पता है। अगर मान के चलो ऐसा एक सर्किट बना रहे हैं हम लोग, सर्किट, और बोल रहे हैं कि इधर करंट बह रहा है, तो पक्का अगर इधर करंट बह रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन बह रहा होगा, ये पता था ना। तो नहीं, ठीक है छोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का बहने का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो करंट का बहने का डायरेक्शन किधर होगा, बोर्ड की तरफ।
तो ये है करंट का डायरेक्शन का बहना, करंट का बहने का डायरेक्शन। तो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। हम लोग पकड़ लिया ऐसा, क्योंकि मेरा थंब किधर पॉइंट करना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, मेरे राइट में, राइट तुम लोग इधर हो रहा है ना, तो टक करेंगे तो किधर आ जा रहा है, नीचे। तो सही था नंबर डी। अब इसमें हमको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो नॉर्मली तरीके से इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा इसमें भी। तो अंदर की तरफ किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर ही जा रहा है, और बाहर की तरफ कैसे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। यही हो रहा है। इसमें देखते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे बनेगा लूप। इसमें क्या हो जाएगा, इस तरफ ऐसे अंदर जा रहा है और ऐसे बाहर आ रहा है। समझ आई ये बात। इधर गया, अंदर में जितना भी पोर्शन है अंदर तरफ जा रहा है और बाहर में बाहर तरफ आ रहा है। इसमें भी देखो सेमी लगभग हो रहा है, अंदर में अंदर तरफ और बाहर में बाहर तरफ। यहाँ पे इस जगह में करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बट ठीक है कर लो। ऐसे पकड़ोगे तो कैसा होगा लूप, इसका ऐसा बनेगा। लूप हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। जो भी तार है उसका परपेंडिकुलर लूप बन रहा है। अब ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे आ रहा है, मतलब इधर से बाहर निकलता हुआ आ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, ऐसे घुस रहा है, ऐसे करके इस तरफ घुस रहा है। अब एक चीज देखो, अगर कोई पूछे कि बताइए इधर नॉर्थ पोल है कि उधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है कि उधर साउथ पोल है, तो कैसे पता करेंगे। तो ये पहले क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज वो बता दो। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज AC, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। दिख रहा है क्या, ठीक इतना। अब एक चीज देखो, हम लोग नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल का जो N है, नॉर्थ पोल का जो N है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इस N को। समझ आ रहा है। और ये ऐसा दिखा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो नॉर्थ पोल का मतलब ही होता है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे याद रखने के लिए बस एक तरह का बस ट्रिक है, इसी ट्रिक आउटसाइड द बुक। समझ आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, उसको याद रखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ में ही एंटी क्लॉकवाइज छिपा हुआ है। सेम टू सेम साउथ पोल का बात करें अगर, तो साउथ का जो S है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये क्या हो जा रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ। मतलब इस तरफ ही क्या है, नॉर्थ पोल है, और उस तरफ क्या है, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहचानने के लिए समझ में आ गया कैसे। पहले राइट हैंड से हम लोग क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज वो पहचान लेंगे, और उसके मदद से और इसके मदद से हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिटरमाइन कर लेंगे। डन। तो यहाँ से मान के चलो करंट ऐसे बह रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ होगा। फिर ऐसे करके ऐसे जा रहा है, देखना सही से। इधर से फिर क्या हो जाएगा अंदर, इधर से ऊपर, इस तरह से जा रहा है। बस सब में पैटर्न सेम बनेगा क्या, ऐसे कुछ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या। इसके मदद से हम लोग साउथ नॉर्थ बता सकते हैं, इसके मदद से। जैसे सर्कुलर लूप एक लिया ना, तो ऐसा ऐसा कुछ ले रहा था, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा था, इधर भी बन रहा था। तो एक और मिला दोगे तो उसका भी बनेगा, बट एक दूसरे से क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अपने आप को रास्ता थोड़ा सा बदल लेगा वो लोग। बदलते बदलते बहुत सारा जब ऐसे जोड़ देंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है पता है, बार मैग्नेट जैसा। मतलब यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे, फिर सबको जोड़ने के बाद जो फाइनल पैटर्न बनता है बहुत सारे लूप लोगों का, वो फाइनल पैटर्न कैसा होता है, वैसा ही जैसा बार मैग्नेट का होता है। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं। लूप का समझ में आ गया था, एक लूप का, बहुत सारा लूप को ज्वाइन करेंगे जाएंगे। हाँ, तो एक लूप का पैटर्न हमको समझ में आ गया। अगर दूसरा लूप लेके आएंगे जैसे ही, तो वो पैटर्न कुछ सर्कुलर ना होके, देखो सुनो, एक और लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं रहेगा लूप, अब कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब उसका और उसका क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा एक साथ। बट उतना अभी सिलेबस में हम लोग का है नहीं। 2 करेंगे तो कैसा होगा, 3 करेंगे तो कैसा होगा। हम लोग को डायरेक्टली बहुत सारा n नंबर ऑफ लूप्स हो जाएगा, तो कैसा लगभग पैटर्न होगा वो जानना है, ये वाला। समझ आ रहा है कि बहुत सारा लूप अगर कर देंगे तो ये बढ़ते 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 एक ऐसा इस तरह का शेप ले लेगा। दैट्स इट। कैसा, किस तरह का रिसेंबल करेगा, जैसे कि बार मैग्नेट में होता था वैसा। मतलब सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट। मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो बार मैग्नेट को क्या करता है, रिसेंबल करता है, उसके जैसा बिहेव करता है। दैट्स इट। समझ आया क्या। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न्स है और बार मैग्नेट का जो पैटर्न्स है वो बिल्कुल क्या है, एकदम सिमिलर एक दूसरे से। ठीक है, समझ आ गया इतना। क्या का सारा एक दूसरे से याद है तो बोलो जल्दी। हाँ, क्योंकि बार मैग्नेट में भी अंदर में क्या होता था, पैरेलल, इसमें भी क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक, अगर इधर से निकल रहा है उधर घुस रहा है, तो इधर वाला इधर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और उधर क्या हो जाएगा, साउथ। एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नोट करके वो वाला पॉइंट लिख लेना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ a solenoid resembles as that of a bar magnet. The strength of magnetic field in a solenoid. एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। तो सोलेनॉइड पहले बनाते हैं। नंबर 1,
अगर हम इसका अंदर का जितना भी कॉइलिंग है, कॉइलिंग अगर बढ़ा दें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कॉइलिंग ही बढ़ाएं ताकि ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगे। अगर और ज़्यादा डेंस कॉइल कर दे, मतलब आगे चलो 100 कॉइलिंग है, ऐसा ऐसा हम 200 कर दे तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला है बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स या द नंबर ऑफ टर्न्स, फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, पहला। दूसरा समझ में आ ही रहा होगा कि जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे, जैसे मान के चलो पहले ये 10 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड था, अभी इसको हटा के हम 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिए तो ऑब्वियसली करंट ज़्यादा हो जाएगा, और करंट ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बाई इंक्रीजिंग करंट। ये 2 लाइन समझ में आ गया होगा, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। तीसरा में क्या करते हैं ना, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका अंदर में तो हॉलो है पूरा, उस हॉलो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल, ये सॉफ्ट आयरन घुसाते हैं। जैसे ये मान लो सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर हम लोग क्या घुसाएंगे, सॉफ्ट आयरन कोर, हाँ सॉफ्ट आयरन कोर भी बोल सकते हो, सॉफ्ट आयरन कोर, हाँ बता रहे। ये अलग से सुनो, सॉफ्ट आयरन कोर होता क्या है। सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट नहीं होता, पहली बात, ये नॉर्मल आयरन जैसा ही होता है, बट इसका जो मैग्नेटिक मतलब जो भी चीज़ होता है, इसके अंदर का जो प्रॉपर्टी होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है इसमें प्रॉपर्टी, कि ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाए। सॉफ्ट आयरन कोर, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन एक है, ये अलग से मिलता है, एक अलग तरह का आयरन है जो मार्केट में अवेलेबल है। एक तरह का आयरन का प्रजाति स्पीसीज है मान के चलो, जो बहुत रेडिली अपना मतलब बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता है और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। मतलब नॉर्मल आयरन क्या होता है, नॉर्मल आयरन जैसे कि मान के चलो ये मेरे चाबी में जो आयरन है, इसको अगर कोई मैग्नेट के पास रख देंगे तो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, जब इसमें करंट बहेगा तो आएगा, पर ऐसे नॉर्मल बार मैग्नेट के पास रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। अगर होगा भी तो हो सकता है 2-3 साल लग जाए होने में, होता है। अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होना अलग बात है, इसमें मैग्नेटिक, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ये बोल रहा हूँ। बट अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है और इसको एक बार मैग्नेट के पास रखते हैं, मान लो ये बार मैग्नेट है, इसके पास रखते तो इससे भी क्या निकलने लगता, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये भी क्या हो जाता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता, मतलब इसका वाला गुण इसमें आ जाता। फिर दूर कर देते तो हट भी जाता, तुरंत फास्ट होता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, एक स्पेशल तरह का आयरन होता है जो क्या करता है, किसी मैग्नेट के पास जब जाता है और उसके थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है तो वो भी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, और उससे भी फिर वापस अपने आप से भी वो निकालने लगता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जब उससे दूर कर देते हैं तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, खत्म। इतना ही समझ आ रहा है। नहीं, ये अलग एक चीज़ है, सोलेनॉइड से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ आयरन विच gains or loses magnetic property, gain or loses magnetic properties when kept in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड रहता था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर था अलग से कहीं हम लेके आए, इसके अंदर डाले तो ये भी तुरंत क्या हो गया, मैग्नेटाइज। अब अगर ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसका भी खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मिलके क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देगा कि डिक्रीज कर देगा कि सेम रहेगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर अगर जब भी हम लोग इंसर्ट करते हैं तो समझ में नहीं आया, ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेना, मतलब ये भी क्या बन जाता है, खुद मैग्नेट बन जाता है। कब, जब इसके अंदर से क्या गुजरे, मैग्नेटिक फील्ड गुजरे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, तो कौन है ये, सोलेनॉइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसके अंदर एक ये डाल दिए, क्या डाल दिए, सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे ही डाल दिए तो इससे इसके अंदर से क्या गुजरने लगा, मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार डाले तो ये सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया, अगर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड खुद का जनरेट करने लगेगा। इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मिलके एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये डालने पे क्या हुआ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, वही बस करना है। तो हम लोग लिखना है बाई इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनॉइड। हम लेते हैं, नॉर्थ पोल यहाँ दिख रहा है, बाकी का उधर होगा कुछ, और यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट फिर से लेते हैं, इसका साउथ पोल इधर पॉइंट करते हैं और बाकी इधर कुछ होगा। इधर है नॉर्थ एक मैग्नेट का और इधर है साउथ दूसरे मैग्नेट का, बीच में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। उसका डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ से साउथ ऐसे, तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ ऐसा। ये समझ में आया क्या? अगर इसके पास यहाँ ये नॉर्थ है यहाँ साउथ है
और यहाँ पे एक ऐसा कंडक्टर रख दे, कंडक्टर रख दिए, ठीक है, ये कंडक्टर में करंट बहने लग गया अगर, तो ये कंडक्टर एक फोर्स महसूस करेगा अगर उसको कहाँ रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, फोर्स महसूस करेगा, मतलब या तो इधर झट मतलब चला जाएगा, या तो इधर, या तो ऐसे बाहर, या तो अंदर, पता नहीं किधर, डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे। पहले समझ में आया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा हो, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, हाँ करंट अगर हो है तभी होगा ये, मान के चलो ऐसा है कुछ, एक ऐसा लूप है, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ से करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, ऐसे कुछ करंट बहेगा इससे। तो ये वाला जो लूप है ए बी, ये वाला तार, बी सी वाला तार, सी डी वाला तार, ये सारा तार अपने आप में अलग अलग तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में क्या कहेगा, एक फोर्स महसूस करेगा, क्योंकि ए बी में करंट ऐसे बह रहा है तो हो सकता है नीचे की ओर इसको फोर्स लगे या ऊपर की ओर, पता नहीं, बाद में पता करेंगे। सी डी में भी या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर कुछ फोर्स लगेगा। अगर ए बी में ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली सी डी में किधर लगेगा, नीचे की ओर, इस तरह से कुछ होगा, फोर्स लगेगा। तो हम लोग खाली अभी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, कि इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर समझ में आया कि हाँ करंट कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो वो एक फोर्स महसूस करेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखो अगर मान के चलो ये हमारा थंब है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। ये इस थंब पे तुम लोग पेन से लिख लो F, इस पे लिख लो B और इस पे लिख लो I, ठीक है। F का मतलब है यहाँ पे फोर्स, F का मतलब है फोर्स, B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और I का मतलब है करंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन तीनों उंगली को, F को, B को और I को, थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली क्या रखना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये इसका 90 डिग्री, ये इसका 90 डिग्री, ये इसका 90 डिग्री, सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होना चाहिए। मतलब इसका ये तीनों उंगली का जो पोजीशन है ना, इसको नहीं बदलना, मतलब उंगली को अब इधर उधर नहीं करना, उंगली इज फिक्स्ड। अब तुम कलाई मोड़ सकते हो, पूरा हाथ मोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पूरा शरीर मुड़वा सकते हो ऐसे करके, कुछ भी कर सकते हो, बस उंगली को इधर उधर नहीं करना है, उंगली फिक्स रहेगा, और बाकी पूरा बॉडी को हम लोग, पूरा कलाई को, हाथ को, बॉडी को हिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, बट इसको फिक्स रखना है। ये दिमाग में घुसा, कैसा भी कंडीशन हो, इसको इधर उधर नहीं करना है, उंगली विल बी फिक्स्ड, बाकी सब चीज़ हम लोग घुमा सकते हैं, ठीक है। करता है फोर्स का डायरेक्शन यही बताएगा। हम लोग इस उंगली को करेंगे किधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ, इंडेक्स फिंगर को किधर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ, और ये वाला को करंट की तरफ। तो जिधर ये करने के बाद ही जिधर पॉइंट हो जाए वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। समझ आया क्या? चलो देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें हमको पता करना है कि ए बी में तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, ए बी वाले तार में एक तरफ फोर्स लगेगा, हमको पता करना है किस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो ना तुम लोग, लेफ्ट हैंड यूज करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में देखना है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर, उस तरफ दिख रहा है, उस तरफ है। तो बी को, ये है मेरा बी, उसको उस तरफ करेंगे, तब कोई इंडेक्स फिंगर को उस तरफ करो, कर दिए। अब करंट किस तरफ है, ऊपर कि नीचे, ऊपर, तो इसको क्या करना है, ऊपर करना है। तो ऊपर कैसे करेंगे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर ही है, अरे रुक जाओ, इतना समझना, ये हो गया। अब थंब किधर पॉइंट कर रहा है, देखो अंदर की ओर, इसका मतलब ये ए बी को फोर्स किधर लग रहा है, ए बी को फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, ऐसे इनसाइड अंदर, मतलब ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी का डायरेक्शन किधर है, किसका कॉपी है, जोया का, ठीक है कोई बात नहीं। ये करंट है, करंट का डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ, और इस तरफ करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा दिख रहा है क्या? अभी इसके हिसाब से करते हैं, 3D में समझते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड देखो खाली, बी तो उधर ही है, तो बी को उधर कर दिए। मेरा करंट किधर है, देखना किधर, अंदर की ओर, करंट नहीं दिख रहा है देखो, तो अगर ऐसे कर देंगे तो करंट किधर हो जाएगा, अंदर, बी उधर। मेरा करंट अभी किधर पॉइंट कर रहा है, उधर कर रहा है ना, बट ऐसे तो है नहीं, तो घुमाना पड़ेगा पूरा, घुमा दिए। बी अभी भी उधर है, करंट उधर है, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे, मतलब इसको किधर फोर्स लगेगा, नीचे, मतलब ये ऐसे नीचे जाएगा। समझ आ रहा है? अब इसका बारे में बात करते हैं, ये समझ में आया क्या? फिर से एफ बी आई का बी किधर, उधर, करंट किधर, इधर ही, करंट इधर ही दिख रहा है देखो। तो थंब किधर, ऊपर, मतलब ये इसको किधर लगेगा, तो ये नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, जैसे घूमने लग जाएगा, और घूमने लग जाएगा तो ये मोटर जैसा काम करेगा, और ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। इसी से फैन घूमता है, हाँ इसी से फैन घूमता है, इसी से टरबाइन, ऐसी टरबाइन चलता है, ऐसे ही वॉशिंग मशीन चलता है, ऐसे ही मिक्सर चलता है। हाँ बोलो, राजकुमारी मणिबंधम सूर्यमुखम, ये करो। चलो देखो, बी किधर हो जाएगा, उधर ही,
करंट किधर है? नीचे है, उधर ही करंट नीचे है ना। एरो एरो देखो, एरो नीचे करो। ये मणिबंधम, ये सूर्यमुखम, तो किधर आ रहा है? क्या कर रहे हैं सर? मेरे साथ करो, मेरे साथ, रहने दो रहने दो। हम तुम लोग तरफ घूम के कर रहे हैं, ठीक है? तुम लोग लेफ्ट हैंड ले रहे हो, हाँ ठीक है। मेरा बी, ये मेरा बी है ना, बी को किधर पॉइंट करो? उधर करो, कर लिए बी को पॉइंट उधर। अब करंट किधर है? नीचे के ऊपर, नीचे, इसको नीचे ऐसे घुमाओ। घूम गया सबका, सूर्यमुखम हो गया। अब मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? तुम लोग की तरफ, मतलब ये कहाँ निकलेगा ऐसे? बाहर, मतलब आउटसाइड लिखेंगे कि इनसाइड? बोलो, अभी समझ में आया? इसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बताओ। आ गया? ओके डन। 3 तरह का वायर होता है घर पे। जैसे हम लोग का कोई भी तार को तुम लोग ऐसे हल्का सा काटोगे तो अंदर में 3 तार दिखेगा, पतला पतला, ठीक है? एक ब्लैक कलर का कोटिंग इंसुलेशन वाला होगा, एक ब्लू, ब्लैक या ब्लू रहता है जनरली, कभी कभी ब्लैक भी रहता है, कभी कभी ब्लू भी रहता है। ब्लैक ब्लू एक ही तरह का होता है। जो ब्लैक कलर या ब्लू कलर का रहेगा उस वायर का नाम क्या होता है? न्यूट्रल वायर, ठीक है? एक रेड कलर का रहता है, उसको बोलते हैं लाइव वायर, और एक ग्रीन कलर का रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ वायर, ठीक है? जनरली अर्थ वायर सब में नहीं रहता, वो उसी चीज़ में कनेक्टेड रहता है जिसमें ज़्यादा वोल्टेज का कंजम्पशन होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे कि गीज़र, ठीक है? जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इस तरह का चीज़। इसमें एसी, हाँ एसी में भी ग्रीन रहेगा, पक्का ग्रीन का वो एक कनेक्शन रहेगा। मतलब 3 सॉकेट होता है ना, एक होता है डबल प्लग वाला, ऐसे घुसाते नॉर्मल, और एक 3 वाला होता है, देखते होगा फ्रिज में 3 वाला होता है, गीज़र में 3 वाला होता है, एसी में 3 वाला होता है, वॉशिंग मशीन में भी 3 वाला होता है। जहाँ पे भी 3 वाला है, जो तीसरा वाला मोटा वाला होता है सॉकेट, ठीक है, वो पक्का कौन सा वाला है? अर्थ वायर वाला ही है। वो सेफ्टी मेजर है, वो अगर कभी टूट भी जाए तो ये मत सोचना कि अब प्लग चेंज करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। अगर इस दोनों को भी घुसाओगे फ्रिज में तो भी फ्रिज चलेगा, वॉशिंग मशीन चलेगा। बट खाली दिक्कत ये हो सकता है कि उसमें हल्का सा कभी कभार शॉक मार सकता है। दिस इज जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। ये करंट नहीं ड्राइव करता, बस ग्राउंडिंग करता है, अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखता है। बट आगे का बात कर रहे हैं हम, बट रहने देते हैं। सिंपल सिंपल, पहले सुनो एक एक वर्ड करके। 3 तरह का वायर, एक ब्लैक या ब्लू जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर, एक रेड जिसको बोलते हैं लाइव वायर, एक अर्थ वायर। 3 तरह का वायर होता है। जो लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है, यही होता है हम लोग नॉर्मल भाषा में पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, प्लस माइनस वाला तार, ठीक है? तो एक होता है, जैसे मान के चलो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कनेक्ट होता है किससे? इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज से, मतलब फ्यूज से होकर गुजरता है। फ्यूज किसको बोलते हैं? जो एक तरह से हम लोग को क्या करता है, बचाता है, ज़्यादा वोल्टेज अगर बढ़ जाए उससे बचाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। अगर इससे गुजर रहा है फ्यूज से, और ये फ्यूज वाला यहाँ पे एक वायर अलग से लगाया जाता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज हो तो ये वायर क्या हो जाता है? पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है, और ये वाला ऐसे करके मेल्ट करके क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है सर्किट। सर्किट ब्रेक होने की वजह से आगे करंट नहीं बह पाता। आगे करंट नहीं बहेगा तो जितना भी हम लोग का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर, ये सब खराब होने का डर खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है क्या? तो फ्यूज़ का काम समझ में आ गया। एक तरह से क्या देता है हम लोग को? सेफ्टी देता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज अचानक से आ गया तो ये वाला हीट होके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हीट होके, अच्छा डाउट है तो सुनो। जैसे ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर बाहर जो रहता है उससे तार आता है बहुत सारा तार। सबसे पहले तुम लोग के घर में देखना एक वो होता है मीटर बॉक्स। मीटर बॉक्स ये वाला है, उससे पहले एक स्विच फ्यूज़ होता है तुम्हारा, ठीक है? फ्यूज़ से गुजर के एक बड़ा फ्यूज़ होता है, ऐसा ऐसा रहता है, दांत लगा हुआ, इसे निकालना होता है उसको। आजकल एमसीबी भी आ चुका है, एमसीबी ऐसे करके खाली उठा तो चलेगा। बट पहले का जमाना जो देखे हो तुम लोग, या तो एमसीबी देखे होगे छोटा छोटा इस तरह का ऊपर नीचे वाला, और या तो ऐसे दांत वाला रहता है, उखाड़ते हैं उसके अंदर तार लगा हुआ रहता है, ठीक है? वही तार ही क्या है? एक तरह का फ्यूज़ है। समझ आ रहा है क्या? ऐसे इसमें लगा दिए तो ये वाला इसके साथ कनेक्ट कर लिया, अंदर अंदर कनेक्ट होकर इसके साथ कनेक्ट कर लिया, और बीच में एक तार लगाया कॉपर। तो ये क्या होता है? ऐसे पास होता है, इसके साथ पास होकर ऐसे जाता है। और ये वाला पतला तार रहता है। पतला तार क्या करता है कि तुरंत जल्दी पिघलता है, तो ये तुरंत पिघल जाएगा तो ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा, इसके साथ इसका कनेक्शन टूट जाएगा। समझ आ रहा है क्या? ये तार थोड़ा मोटा रहेगा, ये मोटा रहेगा, ये लोग ज़्यादा वोल्टेज भी सह सकता है। बट यहाँ वाला जो अंदर वाला दांत में जो लगा रहता है फ्यूज़ का, उसमें जो तार लगा रहता है वो कॉपर का पतला तार लगा रहता है। पतला ताकि जल्दी अगर पिघल जाए तो वो मतलब सॉरी ज़्यादा वोल्टेज होता है तो गर्म होकर पिघले। अगर तुम कभी ऐसा परेशान हो गए कि नहीं पिघलना ही नहीं देना हम, तो हम क्या करेंगे? 4-5 तार एक साथ मोटा से बांध के फिर इसमें लगा देंगे, तो कोई फायदा उसका है नहीं, क्योंकि वो पिघलेगा नहीं फिर। और पिघलेगा नहीं तो क्या होगा? आगे करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज अब ज़्यादा हो चुका है, तो आगे जाके जितना भी अप्लायंसेस है उसको खराब उड़ा सकता है, उसका आईसी वाईसी उड़ा सकता है, तो टीवी खराब हो सकता है, फ्रिज खराब हो सकता है, इस तरह का चीज़। समझ आ गया? तो ये सब घर में होता है। कैसे होता है? सबसे पहले फ्यूज़ जो दांत वाला चीज़ बोल रहे हैं, देखे हो तुम लोग ऑलरेडी। उसके बाद किस में जाता है? मीटर में, जहाँ पे हम लोग का बिजली का बिल आता है जिससे, उसमें जाता है। तो फ्यूज़ में कौन कौन जाता है? ये लाइव वायर होते जाता है और न्यूट्रल वायर भी होके जाता है। बट पिघलता कौन है? कनेक्शन किसका टूटता है? लाइव वायर का ही टूटता है बस, ठीक है? एक का रहता है बस बना हुआ, लाइव वायर का ही बस टूटता है। हम यहाँ पे सर्किट चला देते हैं, ब्रेक नहीं करते। फिर न्यूट्रल वायर भी जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होके। ये दोनों का दोनों किस में घुसता है? फिर मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर में, जहाँ से बिजली पता चलेगा कितना कंजम्पशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग कितना किलो वाट आवर का बिजली तुम लोग कंज्यूम किए, उसके अकॉर्डिंग बिल कैलकुलेशन होता है, ठीक है? उसके बाद जाता है एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये रहता है घर के अंदर। घर के अंदर देखना कहीं पे भी एक ऐसा बोर्ड होगा जहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा बहुत सारा रहेगा,
वही वो भी फ्यूज ही रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है कि वो इस जगह से, इस हॉल से इस रूम में कुछ जा रहा है तार, इस रूम में कुछ तार जा रहा है, बाथरूम में कुछ तार जा रहा है, इस तरह का होगा। तो कहीं ना कहीं होगा। अगर फ्लैट है तो फ्लैट में देखोगे हॉल में ही जनरली फ्लैट वाले लोग का ये वाला और ये वाला नीचे रहता है पार्किंग के पास, और ये वाला रहेगा तुम्हारे फ्लैट के हॉल में होगा मैक्सिमम 90% ऑफ द केसेस। ठीक है, मिल लेगा। ये वाला समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये घर के अंदर रहता है, सब रूम का अलग अलग स्विच रहता है, मतलब सॉरी अलग अलग क्या रहता है, फ्यूजेस रहता है। मान के चलो कोई एक रूम में काम नहीं कर रहा है, बल्ब भी सही है, सब कुछ सही है, काम नहीं कर रहा है, तो इसको खोल के देखो, इसका कहीं फ्यूज उड़ा होगा। जैसे करके ढक्कन खोलता है पूरा, उसमें देखता है कौन सा नीचे दबा हुआ है, क्या ऊपर उठा हुआ है। समझ आया? अब ये यहाँ से जाता है अलग अलग रूम में, क्या सॉकेट्स में, ये सॉकेट्स है, वो जो दिख रहा है ना प्लग्स जहाँ पे लगता है वो सॉकेट्स है ये सब। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉकेट में दो चीज़ दिख रहा है, एक ये वाला, एक बड़ा मुंह वाला। बड़ा मुंह वाला में ही कौन लगता है, ये वाला का बड़ा वाला लगता है, अर्थ वायर। अर्थ वायर को मतलब नहीं है इस पूरे सिस्टम से, वो डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड होता है, बड़े वाले से। देखो बड़े वाले से कनेक्टेड है, बड़े वाले से कनेक्टेड है। और कहाँ जा रहा है ये, इसके साथ टच नहीं हो रहा, देखना ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जा रहा था, यहाँ पे गया फ्यूज के साथ, सॉरी मीटर के साथ, फिर यहाँ से निकला, यहाँ से गया, फिर यहाँ से करके ऐसे करके यहाँ पे दोनों में आ गया, छोटा छोटा दोनों सॉकेट्स में आ गया, फिर इसमें भी गया, अलग सॉकेट्स में आया, अलग सॉकेट्स में आया। इससे तुम कुछ भी चला सकते हो, या फिर फैन वगैरह कनेक्टेड रहता है स्विच के बदौलत। जो तीसरा रहता है वो अर्थ वायर वाला है। तो बाहर में कहीं, हम फ्लैट का या घर का दोनों का मिला के बात कर रहे हैं, कि बाहर में कहीं नीचे पार्किंग में या घर में कहीं गार्डन के तरफ कहीं एक रॉड वुड लोहा का डाला जाता है, उससे तार निकाल के लाया जाता है। ठीक है, ग्राउंडिंग करके, उसमें कभी कभी देखना नमक भी डाल रहा है कोई, ऐसा कुछ याद आ रहा है कुछ? नहीं, ठीक है कोई बात नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं। ये ग्राउंडेड रहता है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड में कहीं एक ऐसे लोहा वहा ऐसे मार के उसमें एक तार लपटा के इसको बाईपास करते हुए लेके आया जाता है अंदर ही अंदर, और कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है उसको, इस वाले पार्ट में। समझ आ गया? हाँ, तुम लोग देखोगे कि जब एसी वाला कहीं पॉइंट दिया रहता है फ्लैट में या फिर कहीं पे भी, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है, बड़ा उसका सॉकेट अलग से बनाया जाता है, और नॉर्मल वाला छोटा छोटा रहता है कुछ। उसका रीज़न ये है, जो छोटा वाला होता है, जितना भी सॉकेट्स है, जो छोटा सॉकेट्स नॉर्मल सॉकेट्स, जिसमें हम लोग क्या चला सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं। हाँ बात तो सही है, जिसमें हम लोग फ़ैन चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं। क्या हो रहा है, ग्लिच हो रहा है। ये सब जनरली 5 एम्पेयर का रहता है। कितना एम्पेयर का? 5 एम्पेयर का। ठीक है, और जितना भी बड़ा सॉकेट्स होता है, मतलब गीज़र वाला सॉकेट, मतलब ऐसा सॉकेट जिसमें हम लोग गीज़र चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। समझ में आ गया किस तरह का? उसमें 15 एम्पेयर का सॉकेट रहता है, 15 एम्पेयर का सॉकेट। ये 2 वर्ड याद रखना है एम्पेयर का, एक 5 एम्पेयर का होता है, 15 एम्पेयर का होता है, दैट्स इट। यहाँ पे एक सॉकेट दिख रहा है नीचे दिख रहा है एक सॉकेट, वो 5 एम्पेयर का होना चाहिए कि 15 एम्पेयर का? 5 एम्पेयर का। और एसी के पास जो दिख रहा है सॉकेट, जिसमें एसी का प्लग घुसा हुआ है, वो पक्का कितना एम्पेयर का होना चाहिए? हम तो चाहते तो उस प्लग को तार बढ़ा के वहाँ पे भी रख सकते थे, बट वो इलेक्ट्रिशियन क्या बोला कि नहीं, वहाँ नहीं चलेगा, कि कहाँ लगा, अलग से एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। 15 एम्पेयर वाला बोर्ड खरीद के लाइए आप। दुकान में क्या बोलना है भैया, बोलिए जाके 15 एम्पेयर का बोर्ड देगा। अगर नहीं पता है कुछ तो ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो 15 एम्पेयर का बोर्ड खरीद के लेके आएंगे, उसको अलग से वहाँ पे लगाएगा, तब जाके उस कनेक्ट करेंगे, तभी वो सपोर्ट करेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं तो ओवरलोडिंग हो सकता है या शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है। ओवरलोडिंग होता है। हाँ, बात ये जो लाइव वायर है और ये जो अर्थ वायर है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, प्लस और माइनस है। ये तो कितने का होता है? 220 वोल्ट का। ये भी फिक्स होता है, ये बस इंडिया के लिए फिक्स है। फॉर आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस इज फिक्स्ड। ये अलग अलग कंट्री में एक नॉर्म्स होता है गवर्नमेंट का, कि हम लोग के कंट्री में इतना ही का सप्लाई देना है, वोल्टेज ज़्यादा नहीं देना है, कम भी नहीं देना है। एक कंट्री का फिक्स, जैसे 220 वोल्ट क्या होता है ना, इतना सप्लाई का नॉर्म्स है। कभी कभार कुछ फॉल्ट होने की वजह से ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। ट्रांसफार्मर करता क्या पता है? बहुत ज़्यादा वोल्ट का करंट आता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता है। जो मोटा मोटा तार होता है यहाँ पे जो लगा, हाई वोल्टेज वायर रहता है, वो 10,000 वोल्ट्स होता है कुछ ऐसा, बट उतना तो हम लोग घर में आ जाएगा तो सब उड़ा देगा। तो ट्रांसफार्मर से होते हुए गुजर के आता है वो। ट्रांसफार्मर में क्या करता है, उसी 10,000 को कम करके 220 वोल्ट में लेके आता है वो। उसके बाद घर लोगों में सप्लाई होता है। समझ आ रहा है? कभी मान के चलो ट्रांसफार्मर उड़ गया तो उसका ट्रिप कर जाता है एमसीबी, तो हम लोग घर तक आना बंद हो जाता है। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ और उसका वोल्टेज बढ़ गया ट्रांसफार्मर का, हम लोग घर तक आ गया, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इसको पिघल जाएगा और काम हम लोग का बचा लेगा। बट अगर बहुत मोटा बल्ब दे दिए तो एक साथ सब गया, जो ऑन था सब गया। ठीक है, स्विच ऑन था फैन का गया, टीवी ऑन था गया, सब चला जाएगा। तो जो ऑफ रहेगा वो बच जाएगा। समझ आ रहा है क्या? ओके, अच्छा, और एक बात, इसका बहुत काम है। ग्राउंड का काम क्या है देखना, ग्राउंडिंग का काम क्या है? हाँ, कि ये जो ग्राउंडिंग वायर लगाया जाता है ना, वो जनरली उस अप्लायंसेस में लगाया जाता है जिसमें जनरली मेटालिक बॉडी होता है। मेटालिक बॉडी में क्या होता है ना, चलते चलते कभी कभार इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाता है उसके बॉडी में, मेटालिक बॉडी में, और उसमें जैसे फ्रिज के ऊपर हाथ दोगे, हो सकता है शॉक दे, करंट मारे। ठीक है, या फिर हो सकता है मिक्सी में ऐसा हो रहा हो, या फिर हो सकता है और किसमें हो सकता है, गीज़र में भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग क्या करता है, उस मेटल से मेटल के सरफेस से
वो तार लेके जाके ग्राउंड में डंप कर देता है। जो अर्थ हम लोग का होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का वो है मतलब बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, उसको जितना इलेक्ट्रॉन दे दो वो खुश नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन देते जाओ चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है अर्थ को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। इसलिए अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल सुनना, बड़ा बड़ा ट्रक में देखना पीछे में सिकल लगाया हुआ रहता है मेटल का, अगर देखे हो तो। हम लोग देखे ही नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। क्या बड़ा ट्रक्स में जो नाइट ट्रक होता है, जो लगेज होता है, ऐसा कौन कर रहा है हाँ, तो ट्रक जो था, ट्रक में हम लोग देखते हैं जनरली सिकल लगा हुआ रहता है, मतलब चेन होता है ना, जॉन सीना वाला चेन रहता है, वो जमीन से रगड़ाते रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी अगर बिजली कड़के तो ट्रक का मेटल बॉडी है, तो उसको ड्राइवर को कोई फर्क ना पड़े, उस ट्रक के मेटल बॉडी से होते हुए, उस चेन से होते हुए कहाँ पे चला जाए, अर्थ में चला जाए, ग्राउंडिंग किया जाता है उसको इस तरह से। समझ आ रहा है? नहीं, वो सब है। इस ट्रक में ये रास्ता है, इसके साथ एक पूछी बांध दिया जाता है, ये मेटल का होता है, ये मेटल का होता है। जब ऐसे बिजली कड़केगा तो इसके बॉडी से पूरा होते हुए ऐसे आते हुए इसके पास आ जाएगा, सिकल के पास, और सिकल से होते हुए ग्राउंड में आ जाएगा, तो ड्राइवर सेफ रहेगा। समझ आ गया?